गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। पेन ड्राइव थोड़ी सी करप्ट हो गई है। पेन ड्राइव में ना वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, अ जर्नी टूवर्ड्स कल्चरल एसिमिलेशन, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यस से मैम। लोग आए, डिफरेंट लोग आए यहाँ पे, है ना। कल्चर मिक्सअप हुई, इंटरमिंगल्ड हुई, फिर नई कल्चर क्या हुई, इवोल्व हुई। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे थे। आप पेज नंबर बताइए, कहाँ पे थे। 56 पंचमहल। ओके, पंचमहल, ठीक है। पढ़ लिया था मैम, उसके नीचे जो पैराग्राफ है अपन यहाँ से पंचमहल की पढ़ रहे हैं, पिक्चर है। बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्यूज हवेलीज एंड बाउलीज। जो जो कंस्ट्रक्शन हुए, जो भी कल्चर हुई, जैसे तो मैम बिल्डिंग्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, हवेलीज हो गए, बाउलीज हो गए, मैम इनके बोलिए। एक्चुअली मैम मैंने पंचमहल की पिक्चर दे रखी है, इसके नीचे एक पैराग्राफ है, वो नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, अपन इसको तुम देख लेना, कहीं प्रॉब्लम हो तो अपन नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्यूज हवेलीज एंड बाउलीज। क्लियर? ओके ओके मैम। So in this period many beautiful temples were constructed all over India. इस पीरियड में, है ना, मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था, बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवारा इन माउंट आबू, माउंट आबू में देख सकते हो, बहुत फेमस टेम्पल है। दिलवाड़ा का आपने सुना होगा, दिलवारा माउंट आबू में। ये पूरा यस मैम। यस मार्बल मैम। से बना हुआ है और अपनी ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है ये। द खुजराहो टेम्पल्स, जो चंदेल्स ने बनाया था, इसमें बहुत सारे टूरिस्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन टुडे फॉर इट्स फाइन स्कल्पचर कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन्स। जो इसका फाइन स्कल्पचर है वो स्टोन से ही कार्व्ड हुआ है, मतलब स्टोन को ही कार्व करके बनाया हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर वर्क जो है वो बनाया हुआ है। इन ओडिशा देयर आर द breathtaking and magnificent temple at भुवनेश्वर, कोणार्क एंड पुरी। ओडिशा में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत ही शानदार टेम्पल्स, जिनमें भुवनेश्वर का, कोणार्क एंड पुरी है। साउथ में जो फेमस बृहदेश्वर टेम्पल है, तंजोर, वॉज बिल्ट बाय राजा राजा चोला। जो बृहदेश्वर टेम्पल बना हुआ है वो तंजौर में बना हुआ है और इसको बनाया है राजा राजा चोला ने। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। With the coming of Muslim, mosque became an integral part of Indian architecture या architecture। मुस्लिम्स के आने के साथ ही, मुस्लिम्स के किसमें बिलीव करते थे, वो मॉस्क्यू, है ना, इस्लाम धर्म में। तो उनके आने के साथ ही मॉस्क्यूज भी बनी बहुत सारी, और ये भी हमारे इंडियन कल्चर का ही एक इंटीग्रल पार्ट होती चली गई। मॉस्क्यूज हैड सर्टेन स्पेशल फीचर्स। मॉस्क्यूज के कुछ फीचर्स होते हैं, सर्टेन स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। जैसे उसमें आप देख सकते हो स्पेशल फीचर्स में लार्ज कोर्टयार्ड्स हो गए, बहुत बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स होते हैं, है ना। मिनरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मीनारें ऊपर, टावर्स होते हैं, डोम्स होते हैं, इस्लामिक कैलीग्राफी होती है, जियोमेट्रिक शेप होती है। मैंने बताया था ना, जियोमेट्रिकल, जो मुगल आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर था वो बेसिकली किस पे कॉन्सेप्ट है, फ्लोरल डिजाइंस, है ना, जियोमेट्रिकल डिजाइन, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, इस पे बेस्ड रहती है। मेहराब और नीचे ऑन एंड इनसाइड वॉल इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मक्का। अब ये तो हमने पढ़ लिया टेम्पल्स और मॉस्क्यूज के बारे में। अब हवेलीज, हवेली जो बनी है वो मेजेस्टिक एंड ग्रैंड हवेलीज राजस्थान में है। सबसे ज्यादा जो ग्रैंड हवेलीज हैं वो राजस्थान में। स्पेशल फीचर ऑफ दीज हवेलीज वाज द कलरफुल पेंटिंग ऑन द वॉल्स। जो स्पेशल फीचर्स हैं, अगर आपने कभी विजिट किया हो सीकर वीकर की तरफ, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, आप देखोगे वहाँ पे कलरफुल पेंटिंग्स होती है वॉल पे, है ना। कोर्टियर्स आर ऑल्सो स्पेशल फीचर ऑफ दीज हवेलीज गिविंग देम ए स्पेशियस लुक। जो कोर्टियर्स होते हैं उसमें मतलब स्पेशल फीचर है ये अपने हवेलीज का, है ना। बहुत स्पेशियस लुक होता है उनमें, स्पेशियस मतलब काफ़ी जगह होती है। बाउलीज, नंबर ऑफ बाउलीज और स्टेप वेल्स वर बिल्ट इन द मिडिवल पीरियड। बहुत सारी बाउलीज, बाउलीज जिसको कह सकते हैं अपन स्टेप वेल्स, ये बेसिकली वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए बनाते थे। कंजर्व जो
एंशियंट ये जो मेथड था, तरीका था, वो ये था। अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन सोचो पहले भी वाटर स्टोर करके रखते थे। बेसिकली राजस्थान में बहुत प्रॉब्लम थी पानी की, स्कर्सिटी ऑफ वाटर की वजह से इन्होंने राजस्थान में बहुत सारी बाउलीज बनी, जिसे वी कैन से step wells also. These special kind of wells had steps leading to the water in the well stored underground bowlies were especially built in Haryana and Gujarat. राजस्थान में भी हैं, पर ज़्यादातर हरियाणा और गुजरात में। इसमें कैसे होता है, ये स्पेशल काइंड ऑफ वेल्स होते हैं, मतलब एक तरह का कुआं जिसमें स्टेयर्स होती हैं, स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं। ये बेसिकली Yes, किसके ma'am. लिए होता है? वेल स्टोर्ड। Ma'am, these are also called step wells. या बिल्कुल श्योर, है ना। तो अंडरग्राउंड होता है ये। बाउलीज वर स्पेशली बिल्ट इन हरियाणा एंड गुजरात। ये राजस्थान में भी हैं बहुत सारी बाउलीज। इवन आई हैव विजिटेड इन लालसोट, आई हैव सीन द बाउली। तो इफ यू want to visit, you have to go rural areas. So in Haryana, Gujarat and Rajasthan there were so many baulis. They indicate how people of those time were aware of water conservation. ये indicate करता है कि लोग सोचो कितने aware थे water conservation को लेके। We are wasting the water in vain. That time people were very aware. They know कि in future the water जो precious water will degrade, will ruin, है ना। टैंक्स, बिल्डिंग ऑफ टैंक्स वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट स्केयर ड्यूटी ऑफ रूलर। जो टैंक्स थे वो एक इम्पॉर्टेंट, मतलब हर रूलर की ड्यूटी थी कि वो बनाना। रूलर्स कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वर विच इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरिंग प्रिजर्विंग वाटर, ए प्रेशियस रिसोर्स। वाटर क्या है? एक प्रेशियस रिसोर्स है। तो रूलर्स जो थे वो अवेयर थे, इसलिए उन्होंने बहुत वाटर रिजर्वर्स भी बनाए और टैंक्स भी बनाए। अब आएगा फोर्ट्स, टॉम्स एंड गार्डन्स। ये हमने पढ़ लिया बाउलीज, हवेलीज कैसे हैं, किस तरह से बनाई हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर्ट्स के बारे में, टॉम्स के बारे में और गार्डन्स के बारे में। मुगल एम्परर एक्सप्रेस देयर power and grandeur through building magnificent forts like the Agra Fort and Red Fort. Have you ever visited in Agra or Delhi? Have you ever Yes, seen ma'am. fort? आमेर फोर्ट आपने देखा है? Yes, ma'am. है ना। वो इस तरह से बिल्डिंग कितना बड़ा है, मतलब आप थक जाओ चल चल के। तो इस तरह के फोर्ट काफ़ी उस पीरियड में बने थे। They also beautified their monuments by laying them down in the midst garden called शेरबाग। अब इन्हीं फोर्ट्स में क्या बनता है, सुंदर सुंदर, जैसे यहाँ पे भी ये है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, गार्डन भी बने हुए हैं। शहरबाग कहीं अलग अलग नाम से अलग अलग जगह जाना जाता है। दीज वर डिवाइडेड इनटू 4 सिमेट्रिकल डिविजन्स। इसमें बेसिकली जो फोर्ट्स बनते हैं उसमें 4 सिमेट्रिकल डिविजन्स होते हैं, मेकिंग देम वॉस्ट, जो उनको स्पेशियस बनाते हैं और वॉस्ट बनाते हैं। टॉम्स, ये विद सेंट्रल टावरिंग डोम एंड टॉल मैम, हमारे गेटवे। राजस्थान में टोटल 6 फोर्ट्स हैं जो हिल एरिया में बने हुए हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है, आपने सही पढ़ा है। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल, मतलब टोम्स के बारे में बात कर रही हूँ। ये डोम होते हैं, बड़े बड़े गुम्बद से होते हैं, है ना। और फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है हुमायूंस टोम, हुमायूं का मकबरा, आपने पढ़ा देखा होगा। एंड Yes, इट्स ma'am. रीच इट्स क्लाइमेक्स इन द मैग्निफिसेंट ऑफ ताजमहल। ताजमहल की तरह ही ये इतना शानदार बना हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इंजीनियरिंग एंड पेंटिंग स्टाइल्स। न्यू इंजीनियर्स हुए, पेंट स्टाइल चेंज हुआ। फ्रॉम 12th century onward we find the introduction of arcs to give support to the superstructure above the doors and windows। 12th century onwards में हमने जो आर्क्स थे, आर्चेस थे, ये सुपर स्ट्रक्चर था जो डोर्स और विंडोज के ऊपर बनता है बेसिकली वहाँ पे। इस स्टाइल को हम आर्क्यूएट के नाम से जाना जाता है। न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस वाज द यूज ऑफ लाइमस्टोन। एक नई टेक्नोलॉजी जो यूज की गई थी अब मिडिल पीरियड में, वो थी लाइमस्टोन एंड सीमेंट। ये क्या था, क्यों यूज की गई थी? बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देने के लिए, है ना। When limestone cement was mixed with the stone chips, जब limestone और सीमेंट को स्टोन चिप्स
उसके साथ मिक्स किया गया, तो ये हार्ड एंड स्ट्रोक कंक्रीट इससे फॉर्म हुई, हार्ड और कंक्रीट। और हार्ड और कंक्रीट से क्या होती है, बिल्डिंग और ज़्यादा मजबूत, स्ट्रांग होती है। विथ सच हार्ड मटेरियल लार्ज स्ट्रांग बिल्डिंग्स लाइक फोर्ट्स, पैलेसेस, टॉम्स कुड बी मेड। इन सब चीज़ों से बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए, पैलेसेस बनाए गए, महल बनाए गए, टॉम्स बनाए गए, है ना। अनदर इंजीनियरिंग स्किल इंट्रोड्यूस वाज द प्लेसमेंट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम। जो दूसरा इंजीनियरिंग स्किल्स थी जो उस पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई, डेवलप हुई, वो थी हॉरिजॉन्टल बीम, जो कि वर्टिकल कॉलम्स में बनाई जाती थी। दिस इंजीनियरिंग स्टाइल वॉज कॉल्ड ट्रिबेट। इस स्टाइल को ट्रिबेट के नाम से जाना जाता है। एंड दिस स्टाइल वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। ये बेसिकली जो हम देख सकते हैं टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में बनाया जाता है, मॉस्क्यूज में, बाउलीज में, और वी कैन से स्टेप्ड वेल में। The Indian painting tradition reached excellent during the Mughal period। जो Indian painting थी, जो ट्रेडिशनली इंडियन पेंटिंग थी मुगल पीरियड में, वो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंची। द थिंग्स बिगेन टू चेंज रैपिडली ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी औरंगजेब के शासन काल से। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द नेबरिंग कोर्ट्स ऑफ राजपूताना एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। जो मुगल जैसे जैसे डिक्लाइन हुआ, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, आपने पढ़ा ही था, तो बहुत सारे जो पेंटर्स थे वो क्या किए, वो नेबरिंग कोर्ट में मूव कर गए, छोड़ गया, राजपूताना छोड़ के नेबरिंग कंट्रीज में मूव कर गए, जैसे फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज में। तो एज ए रिजल्ट राजपूताना मिनिएचर एंड पहाड़ी मिनिएचर वर क्रिएटेड विच वर बेस्ड ऑन लोकल थीम्स। जो राजपूताना मिनिएचर्स था, पेंटिंग्स कह सकते हो, पहाड़ी जो मिनिएचर था उसने लोकल थीम पे वो क्रिएट हुआ। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर। विद द अराइवल ऑफ टर्क्स इन इंडिया इन द 10th century, a new language पर्सियन was introduced in India। टर्कीज आए इंडिया में, है ना, 10th century में आए, वो अपने साथ न्यू लैंग्वेज लेके आए। कौन सी न्यू लैंग्वेज लेके आए? पर्सियन। From the very beginning, the Turks adopted Persian as the language of literature and administration। बिगनिंग में, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, टर्कीज जो थे उन्होंने पर्सियन ही अडॉप्ट की, अपने लिटरेचर को भी लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जैसे अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बता सकते हो क्या है? हिंदी। हिंदी है। हिंदी के अलावा 22 और लैंग्वेजेस है, उनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का ही दर्जा दिया गया है। वेरी गुड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सियन राइटर ऑफ द पीरियड वॉज अमीर खुसरो। जो पर्सियन राइटर था टर्कीज का, जो काफ़ी फेमस हुए, काफ़ी उन्होंने लिटरेचर में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, वो थे अमीर खुसरो। खुसरो रोट ए नंबर ऑफ पोइटिकल वर्क्स इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल रोमांसेस। जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने बहुत सारे पोइटिकल वर्क्स, मतलब बहुत सारी पोइट्रीज लिखी, और हिस्टोरिकल जो रोमांसेस थे उन पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। अमीर खुसरो रोट हिज पोएम मेनली इन पर्सियन। अमीर खुसरो क्योंकि पर्सियन थे, इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा? पर्सियन में लिखा। बट ऑल्सो इन हिंदवी ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ कव्वाली। हिंदवी में भी इन्होंने लिखा, इसीलिए जो अमीर खुसरो थे उनको फादर ऑफ कव्वाली के नाम से जाना जाता है। ही वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन ऑल्सो। ये राइटर तो थे ही, इसके अलावा ये म्यूजिशियन भी थे। ही एनरिच्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बाय इंट्रोड्यूसिंग ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक। इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को और एनरिच कर दिया, और ज़्यादा अच्छा कर दिया ख्याल और तराना से। ये जो म्यूजिक सीख रहे हैं उनको पता होगा कि ख्याल और तराना क्या होता है, एक स्टाइल होता है, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द तबला इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू हिम। जो तबला का इन्वेंशन था इन्हीं के थ्रू हुआ था। अलॉन्ग विथ पर्सियन, मैनी रीजनल लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, बंगला, मराठी वर ऑल्सो डेवलपिंग। पर्सियन तो टर्कीज लेके ही आए थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस थी, हिंदी थी, बंगला थी, मराठी थी, ये भी डेवलप। यस,
मलयालम, तेलुगु। भक्ति, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम ये लैंग्वेज भी थी ना मैम, मलयालम, तेलुगु, हाँ, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप, संस्कृति। हाँ बिल्कुल डेवलप हुई हैं बात, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। Bhakti poems were composed in these regional languages so that they could be understood by the common people. भक्ति पोएम्स बहुत सारी कंपोज हुई हैं रीजनल लैंग्वेजेस में। रीजनल लैंग्वेजेस में क्यों डेवलप हुई? क्या, ताकि भाई सबको सारी लैंग्वेज तो आती नहीं थी, तो कॉमन लैंग्वेज में, मतलब रीजनल लैंग्वेज में हर कॉमन पीपल को वो अंडरस्टैंड हो, वो भक्ति, वो संगीत, वो म्यूजिक। इसलिए जो मेन थीम थी इन पोएम की वो था लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड। ये जो जितनी भी पोइट्रीज लिखी गई थी उस वक्त, वो किसके लिए थी? भगवान के भक्ति से भरे हुए गीत, जिसे कह सकते हैं अपन भजन, है ना। पर्शियन लिटरेचर रीच इट्स एक्सीलेंस ड्यूरिंग अकबर्स रेन। जो पर्शियन लिटरेचर था वो अकबर के साम्राज्य में तो और ज़्यादा एक्सीलेंट हो गया। राइटर्स उसके जो मैंने बताया था 9 जेम्स थे उसके, है ना, अलग अलग तरह के। राइटर्स में भी अबुल फजल थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा, एने अकबरी लिखी पर्शियन में। महाभारत ट्रांसलेट हुई पर्शियन में। महाभारत पहले किस में थी? संस्कृत में थी, तो वो ट्रांसलेट हो गई पर्शियन में। जो मोस्ट नोटेबल हिंदी पोएट थे इस पीरियड के वो थे तुलसीदास। इन्होंने बहुत फेमस जो इनका वर्क था वो था रामचरितमानस। इन्होंने रामचरितमानस किस में लिखी हुई है? अवधी में। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी थी? तो आप बोल सकते हो अवधी में। ठीक है, इसका हिंदी टाइप ही होती है ये, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बेसिकली बोली जाती है। इन डेक्कन मराठी लैंग्वेज डेवलप्ड एंड भक्ति सेन लाइक एकनाथ तुकाराम रोट इन दिस लैंग्वेज। जो मराठी लैंग्वेज थी वो भी धीरे धीरे डेवलप हो गई। जो भक्ति सेन थे, साधु सन्यासी, मतलब उसी रीजन में साधु सन्यासी थे जिसमें से एकनाथ तुकाराम थे। इन्होंने काफ़ी इस लैंग्वेज में लिखा, मराठी में। केरला में मलयालम डेवलप एज ए लैंग्वेज। केरला में भी मलयालम डेवलप हुई लैंग्वेज के रूप में। ड्यू टू द राइटिंग ऑफ सिख गुरुज पंजाबी टू फ्लरिश। अब सिख गुरुज थे, उन्होंने पंजाबी में लिखा तो पंजाबी भी फ्लरिश हुई, डेवलप हुई। Very positive feature of medieval India was the flowering of regional languages and literature. जो सबसे पॉजिटिव फीचर था मेडिवल इंडिया का वो था कि रीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर क्या हुआ? फ्लरिश हो गया, मतलब डेवलप हो गया। समझ में आया? थोड़ा सा चैप्टर बचा है, विल कंटिन्यू टुमारो। ओके मैम। ओके मैम। बेटा ओके मैम। बाय। बाय मैम।